सभी का स्वागत है हमारे बीच। हमारे मुख्य वक्ता, हमारे बीच हमारे अतिथि शिवानी सर भी अब जुड़ चुके हैं। तो मैं प्रिंसिपल सर की अनुमति से, जोशी सर की अनुमति से मैं कार्यक्रम को शुरू करने की सर अनुमति चाहती हूँ। बिल्कुल मैडम, अनुमति जी, की थैंक यू आप शुरू सर। जी, सभी का स्वागत, वंदन, अभिवंदन। विधि विभाग के द्वारा इनकम टैक्स विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में मैं सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, विशिष्टजन एवं समस्त विधि विभाग के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि किसी भी आयोजन के प्रथम आरंभ में हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो आइए हम सभी भी घट घट वासी कृपा सिंधु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। देवी सरस्वती की वंदना हेतु मैं अपने विधि विभाग के समस्त साथियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे माँ सरस्वती की वंदना और अभी जाता है। तो कभी टैक्स छूट बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है, कभी इनकम टैक्स बचत के लिए निवेश विकल्प की बात की जाती है, तो कभी आयकर बचत की बात की जाती है। आयकर के लिए जारी कुछ सुविधाओं को खत्म करने या नई सुविधाएं शुरू करने की बात की जाती है। जैसे वर्तमान में अभी नई इनकम टैक्स पॉलिसी आ रही है। इनकम टैक्स यानी आयकर, हमारी आमदनी पर लगने वाला टैक्स। हर साल हम अपनी आय में से एक निर्धारित हिस्सा केंद्र सरकार को हमें देना पड़ता है। इनकम टैक्स अलग अलग आय वाले लोगों पर अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। दरअसल कोई भी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों और संस्थाओं को जो नागरिक सेवा उपलब्ध कराती है, उन पर उन्हें काफी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसमें सड़क, बिजली, पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन भी शामिल है। भारत सहित समूचे विश्व में सरकारी खर्च पूरा करने के लिए इनकम टैक्स लगाया जाता है। टैक्स 2 तरीकों से लगाया जाता है। एक आय या आमदनी पर लगाया जाता है, जिसे हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जो इनकम टैक्स के रूप में समस्त नागरिक प्रदान करते हैं। दूसरा सेवाओं और वस्तुओं के उपयोग पर लगाया जाता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। आयकर हेतु व्यक्तिगत करदाता, संयुक्त परिवार और सभी लोग फॉर्म वगैरह आयकर में उनको आयकर देना पड़ता है। इसके साथ ही साथ जीएसटी, जो सेवाओं और वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। तो आज का जो हमारा वर्कशॉप का विषय है, वो इन्हीं के बारे में छात्रों को अच्छे तरीके से, सधे हुए तरीके से बताया जाएगा, सहज तरीके से, सरल तरीके से, कि किस प्रकार आयकर जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला करने का उद्देश्य यही है। अब मैं सबसे पहले अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए जोशी सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर हमारे बीच उपस्थित हो और हम सभी को विधि महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक गण, आज हमसे जुड़ने वाले महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में शिवानी सर, अन्य विषय विशेषज्ञ का मैं महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज टैक्स प्रश्न पर जो एक दिवसीय वेबिनार आयोजित की गई है, इसमें हमारे छात्र सीधे रूप से जुड़कर उनसे प्राप्त करेंगे और ये देखेंगे कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो टैक्स और टैक्स में बदलाव आने वाले समय में कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे, इस पर हमारे पर डायरेक्ट रूप से किस तरीके का भार आएगा या हम लोगों को किस तरीके की सुविधा। निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष कर के रूप में जो इनकम टैक्स है वो सरकार की जहां तक इच्छा है वो डायरेक्ट टैक्स को लागू करना चाहती है। अभी जरूर सरकार ने इस बजट में 2
प्रकार से टैक्स किया कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप पुराने अनुसार टैक्स दें और आपकी इच्छा हो तो आप ये नए स्लैब के अनुसार दें। तो जिसको जहां पर लाभ मिलेगा वो अभी विकल्प चुन रहा है। धीरे धीरे सरकार की तरीके से अप्रत्यक्ष क्षेत्र में जीएसटी लागू किया, इसी तरीके से वो डायरेक्ट टैक्स कोड भी लागू करेगी। हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे जितने भी सम्मानीय आज आए हैं ये आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे और निश्चित तौर पर हम सब इससे लाभान्वित होंगे। मैं इस सेमिनार जो EDC वेबिनार के रूप में आज जुड़ी है इसका मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो भी बातें सामने आएगी इससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जी का बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करने के लिए एक सम्मान प्रदान किया। और ये विषय जो है वो आयकर से संबंध हर व्यक्ति का है, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को आयकर देना ही होता है और जिसकी जो यदि उसकी आयकर सीमा के अंतर्गत यदि वो आ रहा है। मैं अपन इसके बारे में चलते हैं कि सबसे पहले आयकर का कब लगाया गया। तो ये आयकर सबसे पहले जो है वो 1960 में लगाया गया। वो इसीलिए लगाया गया था, उसका कारण ये था कि 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसको कई लोग गदर कहते हैं, इसको गदर कहना उचित नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम हमको भारतीय पद्धति के अनुसार हमको हमारे देश के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी उनको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जिन्होंने 1857 में देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, लड़े, तो उस समय काफी कुछ क्षति देश में हुई और उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए काफी प्रयास किया, कई संपत्तियों पे कब्जा किया, हथियारों पे कब्जा किया। तो इस प्रकार जो क्षति हुई तो अंग्रेज सरकार ने इस क्षति की पूर्ति के लिए पहली बार 1860 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1860 में ये आरोपित किया सबसे पहली बार। और इसका उद्देश्य था इसकी हानियों की पूर्ति कर ली जाए, तो इसलिए इस पे आयकर लगाया गया। अब जो वो स्थिति है, आज की स्थिति में हम इस कर के उद्देश्यों के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि मैडम ने बताया है कि ये प्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार से कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर जिस पर आरोपित किया जाता है वही इसका देने का जिम्मेदार होता है, उसका कर दायित्व उसको स्वयं को करना होता है। तो ये इन क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया था। और जो ये करदाता होता है वो करदाता कोई व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकती है। अब फर्म भी दो प्रकार की होती हैं, एकल फर्म होती है या साझेदारी फर्म होती है। तो दोनों स्थितियों में ये व्यक्ति मतलब करदाता के रूप में मानी जाती हैं। हिंदू यूनाइटेड फैमिली HUF संयुक्त हिंदू परिवार, इसको भी आयकर के अंतर्गत शामिल किया गया है। कंपनी भी एक करदाता के रूप में शामिल है। व्यक्तियों का समुदाय, ग्रुप ऑफ जो व्यक्ति हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है, माफ कीजिए, उनको भी इसमें आयकर में शामिल किया जाता है। सहकारी समिति, ट्रस्ट आदि ये सब जो है आयकर के अंतर्गत आते हैं। तो जो आयकर है वो मुख्य रूप से उद्देश्य, या इसको अपन देखें कि इसका उद्देश्य ये है कि एक सीमा तक लोगों में आय की जो खाई है उस खाई को बांटना, और जो व्यक्ति बहुत पैसा अर्जित कर रहा है, ज्यादा धन कमा रहा है, उससे आय लेना। अब इसकी दरें जो है हमारे देश में प्रगतिशील दरें हैं। प्रगतिशील दरों का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है कर की दर जो है वो बढ़ती चली जाती है। वर्तमान में ये अधिकतम 30% है। जो अधिकतम जब 12 लाख 10 लाख से आय अधिक हो जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको अपनी आय पर 30% कर देना होता है।
अन्य विश्व के परिदृश्य में देखें तो अन्य देशों की तुलना में कई जगहों पर ये कर ज्यादा है, अपनी देश की करें ज्यादा है, और कुछ अन्य जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी तुलना में हमारी आय कर की दरें जो है वो कम भी हैं। कुछ देश जो है उन्होंने बहुत ही कम आय कर रखा हुआ है और उसमें वो प्रगतिशील नहीं है, प्रगतिशील कर की दर नहीं है। मतलब यह है कि उनकी एक स्थायी दर है, एक बार फिक्स कर दिया 10% टैक्स लगेगा, मतलब अपनी आय पे आपको 10% कर ही देना है, चाहे वो कितनी भी हो जाए। जबकि हमारे यहाँ पर आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर को बढ़ रही है, इसीलिए इसको अपन कहते हैं प्रगतिशील कर, इसको करते हैं प्रगतिशील कर की दरें। अब मुख्य रूप से अपन देखें कि ये आय किन किन जगहों पे लगता है, तो जो कृषि आय से शुरू करते हैं, कृषि पर आय जो है वो कर मुक्त है, कृषि आय कर मुक्त है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे कृषि के लिए जो आपने कहीं मकान बनाया है, उस मकान का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, उसको गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर कर लगेगा। यदि आपने कोई फसल खरीदी है और उसको बेच रहे हैं, तो उस पर आय कर लगेगा। इस प्रकार से कुछ शर्तें हैं जो कि कृषि आय को कर योग्य बनाती हैं। तो ये एक धारणा है कि कृषि की आय कर मुक्त होती है, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की कर की आय, किसी व्यक्ति की आय कृषि आय भी है और वो दूसरे साधनों से भी उसकी आय है, तो उस कृषि आय को जोड़कर उसका कर दायित्व निकाला जाता है, और उस जोड़ने के बाद फिर जो कृषि आय पे जो कर बनता है उसको माइनस कर दिया जाता है। यानी इसका प्रभाव ये होता है कि जब अपन अन्य आय में कृषि आय को जोड़ देते हैं, तो वो टैक्स स्लैब चली जाती है, आगे तक चली जाती है, और फिर उसमें कृषि आय की जो कर है, वो कर की दर है वो कम, उसको घटा देते हैं, तो सरकार किसी प्रकार से उस पर भी कर लेने का प्रयास करती है। तो हम मुख्य रूप से देखें कि कोई भी सरकार जो है वो आपकी कोई भी आय आप बताओगे तो कहेगी कि चलो हमको कर दो। आपने कहा कि हमने सट्टे से या किसी ऐसे जो कि अवैधानिक व्यवसाय है जिसको विधान के द्वारा मान्यता नहीं है, यदि ऐसा आपने बता दिया कि हमको इससे भी हमको इतनी आय प्राप्त है, तो सरकार कहेगी कर तो आप हमको दे दीजिए जो आय प्राप्त की है, बाकी जो लीगल है उस पे आपके क्या केस बनता है, क्या सजा होगी, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन वो आपसे कर जरूर मांग लेगी, सरकार हमेशा आपसे कर मांग लेगी। तो मुख्य रूप से जो अपने को देखा है, फिर वेतन से आय होती है, मकान संपत्ति से आय का शीर्ष होता है, ऐसे 5 शीर्ष हैं। तीसरा है व्यापार एवं पेशे से आय होती है, पूंजीगत लाभ होता है, और अन्य साधनों से आय। ये 5 शीर्ष हैं जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक व्यक्ति को कर देना होता है। उसको इसकी सारी शीर्ष के अंतर्गत कुल कर योग्य आय निकाल के उसमें कर क्षेत्र का विषय नहीं है। कर मुक्त आय की सीमा अभी अपन देखेंगे, कर मुक्त आय की सीमा 2,50,000 रुपए है, लेकिन यदि व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक है यानी वरिष्ठ नागरिक है, तो ये आयकर की सीमा 3 लाख हो जाती है। और यदि अति वरिष्ठ नागरिक है यानी जो 80 वर्ष से अधिक का है, उसके लिए ये आयकर की सीमा जो है 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए तक उसको कर नहीं चुकाना होगा जो वरिष्ठ हैं। तो मतलब नागरिक हैं जो 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के हैं, और जो तीसरी कैटेगरी हो गई जो 80 वर्ष से अधिक के लिए हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें इतनी क्लिष्टता आयकर में है कि हम सामान्यतः अपने कर दायित्व की, जब हमारे पास कोई अन्य आय नहीं होती है तो हम सीधे सीधे कर स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यदि अन्य साधनों से है कितनी छूट लेना है तो हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाते हैं और उससे अपना कर का कैलकुलेशन कराते हैं। जबकि ऐसा कुछ कठिन काम नहीं है, यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अन्य विषयों के लोग भी, केवल कॉमर्स ही नहीं, अपने लॉ के हो या पॉलिटिकल साइंस के हो या साइंस के हो, कोई भी हो, वे अपनी आय को
गणना करके अपनी आय के स्वयं कर निर्धारण कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से अपन चलते हैं कि जो कर है वो कर के लिए जो दो विधियां अभी प्रचलित हैं, लेकिन कर निर्धारण करने के लिए अपन देखेंगे कि किसी व्यक्ति के निवास स्थान का बड़ा आधार लिया जाता है कि वो निवासी है कि नहीं भारत का। नागरिक होना अलग बात है और उसका किसी भी उसका निवास स्थान का प्रकार किस प्रकार का है ये तय देखा जाता है। इसकी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। निवासी और अनिवासी दो प्रकार की कैटेगरी हैं। एक तो हम निवासी हो सकते हैं या भारत के अनिवासी हो सकते हैं। निवासी में भी दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो हम साधारण निवासी हैं या असाधारण निवासी हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि विदेशों में जाते रहते हैं, विदेशों में यात्रा करते हैं या विदेशों में रहते हैं या उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इनकी कर दायित्व अलग अलग प्रकार से उनकी कर की दरें अलग हो जाती हैं। उनके लिए कुछ आय ऐसी होती है जो उनके लिए कर मुक्त हो जाती है, लेकिन वही आय जो है वो कि कोई भी व्यक्ति वो हमारे देश का निवासी तब हो पाता है जबकि वो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। यहाँ 365 दिनों में से 182 दिन यदि भारत में रहता है तो वो निवासी माना जाएगा। और इसके साथ दूसरी शर्त यह है कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, यानी गत वर्ष के पूर्व हम 5 वर्ष तक चलेंगे और 5 वर्ष में से ये देखेंगे, गत वर्ष को छोड़ देंगे, उसके पहले के जो 4 वर्ष हैं उनमें से कुल मिला के वो 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, तब वो निवासी के अंतर्गत आता है। अन्यथा वो असाधारण निवासी हो जाता है। और अनिवासी व्यक्ति वो होता है जो कि इन शर्तों को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं करता। उसके लिए 10 वर्ष में 730 दिन भारत में रहना जरूरी है, लेकिन वो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहा हो। इस प्रकार से थोड़ा जो इस आयकर को मतलब इन अध्ययन के रूप में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा ये क्लिष्ट होता है। लेकिन एक आम नागरिक तो साधारण नागरिक है, तो वो निवासी के अंतर्गत ही आता है। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर आते जाते हैं, विदेशों में यात्राएं करते रहते हैं और अपना काफी समय विदेश में बिताते हैं। अब हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 2 प्रकार की कर की दरें मौजूद हैं। अभी आज की तारीख में वो ये है कि एक आप नए प्रकार से आप लोगों ने इनकम टैक्स अभी भरा भी होगा, माननीय नारे जोशी जी हैं, उन्होंने आप लोगों से आयकर भरवाया भी होगा। तो आयकर के अंतर्गत 2 प्रकार से उन्होंने अभी ऑप्शन दिया हुआ है। आप तो या तो एक आप नई पद्धति से टैक्स चुकाएं या पुरानी पद्धति से अपना कर टैक्स चुकाएं। और नेट पर हमारे आयकर विभाग देश का मैं आपको बड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसमें कि आप अपनी आय डालेंगे तो वो आपको और अपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो आपको दोनों प्रकार से कर की गणना करके सामने रख देंगे। आप देख लीजिए किसमें आपकी कर की दर कम है, वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो जिसमें आपका कर दायित्व कम आता है आप उसका चयन कर सकते हैं। और इसमें जो पहली वाली है जिसको मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले तो आपकी आय में से 50,000 रुपए तक की तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अंडर सेक्शन 16(1) के अंतर्गत आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मौजूद है। 2,500 आपका प्रोफेशनल टैक्स आप वो माइनस करते हैं। फिर आपका जो है वो अंडर सेक्शन 80C में बहुत सारी चीजें हैं। आपका लोन का रीपेमेंट है, आपके जो है GPF में जमा करते हैं, LIC की है, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से यदि वो 1.5 लाख से कम है तो उतनी छूट मिलेगी और 1.5 लाख से अधिक है तो केवल 1.5 लाख यानी 1,50,000 की छूट ही आपको प्राप्त हो सकेगी। इससे अधिक आपको इसमें लिमिट नहीं है, यानी इसकी कर मुक्त सीमा जो है वो 1.5 लाख है। इसके बाद ब्याज की जो है हाउस लोन पे ब्याज जो है वो 2 लाख रुपए तक का ब्याज कर मुक्त है यदि ये ज्वाइंट नाम से लिया गया है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लोग हैं नौकरी में है और दोनों ने अपने नाम से ब्याज ले लिया
ब्याज का भुगतान किया है, तो ब्याज की राशि उन दोनों के ऊपर निर्भर करती है कि वो कितनी छूट इसमें लेना चाहते हैं। यदि 2 लाख है तो 1 लाख मैं ले सकता हूँ, 1 लाख मेरा काउंटर पार्ट ले सकता है। यदि मैं चाहूँ तो 1.5 लाख मैं ले सकता हूँ, 50,000 वो ले सकते हैं। यदि मैं पूरा लेना चाहूँ, और ज्वाइंट नेम से हमारे को सर्टिफिकेट बैंक ने दिया हुआ है लोन का, ब्याज का, तो वो 2 लाख कोई भी ले सकता है और उसको हिस्सों में भी लिया जा सकता है। ये लिख के देना होगा कि मुझे या मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने इसको अपनी छूट उसमें अपने आयकर से नहीं ली है, अपने उसमें ये घोषणा, अपने कोई सर्टिफिकेट उसमें घोषणा के रूप में अपने नियोक्ता को देना होगा। इसके बाद नई विधि में तो कोई छूट नहीं है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं, लेकिन उसमें यह है कि 2.5 लाख तक कर मुक्त, फिर प्रति 2.5 लाख रुपए 5%, फिर 2.5 लाख पे 10%, फिर 2.5 लाख पे 15%, फिर 2.5 लाख पे 20%, फिर 2.5 लाख पे 25% और फिर 2.5 लाख पे 30%। और उसके बाद फिर कोई नहीं है अधिकतम, फिर उसके बाद 30% तक जब आप पहुंच जाते हैं तो लिमिट है 30% से ज्यादा की आपको छूट नहीं मिलती है। तो ये चीजें जो है ये दोनों प्रकार से हैं। अब मैं जो मेरा अनुभव है, या मैं यहाँ पे हमारे साथियों के साथ आयकर, हमारे कॉलेज के साथियों का देखता हूँ, या हमारे साथी जो कॉलेज में आयकर की समिति में है और आयकर देखते हैं, वो उनका जो और हमारा असेसमेंट ये है कि जिन लोगों ने हाउस लोन की छूट है जिन लोगों के पास, तो उन लोगों को जो है वो पुरानी विधि से इसमें छूट ज्यादा आएगी, और सामान्य स्थिति में 3-4 हजार से ज्यादा का फर्क आयकर से इन दोनों पद्धतियों से इससे ज्यादा नहीं आता है। अब मुख्य रूप से मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो चीज हम लोग, मैं थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष की ओर आना चाहता हूं, और इस व्यवहारिक पक्ष की तरफ में थोड़ा सा आप लोग, मैं सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा, आप लोगों का, जहां हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि मैं अपना टैक्स खुद निकालता भी हूँ, लेकिन फाइल सीए से करवाता हूँ। और अभी कुछ समय पहले मेरे भी एक परिचित है, मिस्टर रवि उनका नाम है, तो उनके यहाँ बैठा था, रिश्ते भी आते हैं, तो उन्होंने मेरा इनकम टैक्स वैसे ही बातों में निकाला, फिर खोल के देखा तो उन्होंने कहा कि आपने जो ये भरा है इसमें आपको 11,000 रुपए और छूट मिल सकती है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा यार, मैंने भरा, उस सीए ने भरा, वो भी सीए हैं, तो मैंने कहा मैंने तो सीए से भरवाया। बोले वो ठीक है, आपने सीए से भरवाया, लेकिन कुछ बारीकियां होती हैं जो आपको देखना पड़ेंगी। तो मैंने कहा बताइए। फिर जब ये निकाला कि जैसे आप अभी अच्छी तरह समझते हैं कि हमको जो विश्वविद्यालयों से पेमेंट होता है या कहीं अन्य साधनों से प्राप्त होता है, तो कोई कैश हमको, कैश का काम खत्म हो गया है, और कैश का काम खत्म हो जाने से हम लोगों को जो भी प्राप्त होता है, वो हमारी राशि जो है वो हमको प्राप्त होती है बैंक खाते में। तो बैंक खाते में जब हमारी राशि प्राप्त होती है तो वो अपने आप आयकर में जोड़ ली जाती है। जब भी हम अपना वो जोड़ेंगे तो हमारा खाता उससे लिंक्ड है, उसमें जितनी ब्याज प्राप्त हुआ है, उसमें जितनी अन्य आय प्राप्त हुई है, वो सब उसमें जुड़ जाती है। यदि आपने कॉलेज से अग्रिम लिया है तो आप उस अग्रिम का एक नोट लेकर के उस कॉलेज के अपने सीईओ को देंगे, तो उसमें आपकी आय नहीं है ये उसको बताता है, उसके लिए संबंधित धाराओं का इस्तेमाल करता है। तो जो मैंने उनके साथ बैठ करके वो निकाला, वो मुख्य बात ये था कि 194 जे एक धारा है, 194 जे। तो जब मेरा इनकम टैक्स हमारे सीए ने भरा था, उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था कि 194 ए की छूट हमको प्राप्त हो सकती है। अन्य साधनों से आय जो है उसमें, ये अन्य साधनों से आय में जुड़ी हुई थी और इस पे 30% कर लगा हुआ था। तो ये निकाला गया, ये उसमें धारा 194 जे में ये छूट हमारे को इसलिए मिल सकती है कि हम एक प्राध्यापक हैं और हमारा प्रोफेशन है, हमारा टीचिंग प्रोफेशन है हमारा, और प्रोफेशन के कारण से जो हमको आय प्राप्त हो रही है, यानी जो हमें कापियों का पैसा प्राप्त हो रहा है, या हमें कापियों के अलावा जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इसका पेपर सेटिंग कर रहे हैं उसका, या कहीं जगह लेक्चर देने जा रहे हैं उसका, या कहीं पीएचडी वाइवा में जा रहे हैं उसका, पीएचडी वाइवा से जो प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटियों से जो मेरा पैसा प्राप्त हुआ था वो 30% की रेंज में था।
तो उन्होंने कहा कि ये पैसा आप चूंकि प्राध्यापक हो और आपका प्रोफेशन है प्राध्यापक, तो इसको धारा 194J में सरकार द्वारा सुविधा दी गई है, केंद्र सरकार ने दिया है, तो इसकी छूट आप ले सकते हैं 50%। तो वो उन्होंने 50% तक डाली और वही जो टैक्स है लगभग 10-11 के बीच में कुछ अमाउंट था, वो मेरा और भी मतलब माइनस हो गया, यानी मेरा रिफंड बढ़ गया। ये जिसको कि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप लोग भी इस चीज को अपने इनकम टैक्स यदि आप भरते हो तो ठीक है, यदि आप सीए से भरवाते हैं तो उनसे आप पूछिए, या कभी आप ये क्वेरी कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने दिया, मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों ने, ये जो सीए हैं सबने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। सीए कई लोग आपके अच्छे सीए होंगे, आप जो अपने प्रोफेशनल होते हैं वो एक एक चीज अपने क्लाइंट का अधिकतम हित करने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति बनी हो तो आप 194J के अंतर्गत आपको कितनी छूट मिली है, तो ये बारीकियां और भी बारीकियां हैं जो कि मिस्टर रवि ने उन्होंने मुझे बताई हैं। आप लोग चाहेंगे तो मिस्टर रवि का मैं नंबर भी आप लोगों से करूंगा, उनका फोन नंबर भी यदि आप लोग चाहेंगे तो ये जो है। और दूसरा ये है कि 194 धारा जो है वो तो लगभग सभी लोग उसकी छूट लेते हैं। ये ब्याज की जो राशि हम लोगों को प्राप्त होती है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जो ब्याज की राशि प्राप्त होती है वो 10,000 रुपए तक उसका कर की छूट रहती है। ये तो लगभग सभी लोग लेते भी हैं, और क्योंकि ब्याज आजकल पैसा जमा रहता है बैंक में तो 10,000 से ज्यादा राशि हमें प्राप्त होती है। अब जो है वो ग्रेच्युटी जो है वो धारा 10 के अंतर्गत टैक्स फ्री है। यदि हम पेंशन लेते हैं और पेंशन सरेंडर करते हैं, मतलब एक अपना समय सरेंडर करके एक मुश्त पेंशन की राशि लेते हैं, तो वो धारा 10 उपधारा 10A के अंतर्गत टैक्सेबल है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। अर्जित अवकाश की राशि, जब अपन अर्जित अवकाश की राशि प्राप्त करते हैं तो 10 माह तक की अर्जित अवकाश की राशि टैक्स फ्री है, ठीक है ना, लेकिन बाकी जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। प्रोविडेंट फंड माफ कीजिएगा, प्रोविडेंट फंड से जो प्राप्त हमको राशि प्राप्त होती है, जो सेवानिवृत्त हैं वो धारा 10 की उपधारा 11-12 के अंतर्गत टैक्स फ्री है, ठीक है ना। तो ये कुछ और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इतने कम समय में पूरी नहीं की जा सकती है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक दो मिनट और लेना चाहूंगा। मकान संपत्ति से आए, यदि हम अपने देखते हैं कि मकान संपत्ति से आए, आजकल सबके पास खुद के मकान है। यदि आप स्वयं का मकान है और उसमें स्वयं निवास दर्शाते हैं कि मैं इस मकान में रहता हूं, तो उस मकान से आय 0 होती है। यदि आपके पास एक से ज्यादा मकान है और एक से ज्यादा मकान है और आप उनमें से किसी भी रहते किसी मकान में हो, लेकिन आप जो छूट ज्यादा जो जिसका मूल्यांकन ज्यादा हो रहा है उसकी छूट आप ले सकते हैं। तो मकान संपत्ति से आय में एक से ज्यादा मकान होने पर आप एक मकान की आय में को स्वयं का निवास बताते हुए उसमें आप छूट ले सकते हैं, बशर्ते वो किराए पर नहीं दिया गया हो। यदि किराए पर दिया गया है तो उसका मूल्यांकन अलग होगा, और यदि वो कुछ दिन खाली रहा है, 6 महीने खाली रहा है, तो 6 महीने की छूट होगी। यदि आपके पास एक से ज्यादा मकान है, अलग अलग शहरों में है, तो एक मकान की आप वार्षिक मूल्य 0 करके बाकी को इस प्रकार से उसका नगर पालिका मूल्यांकन क्या है या उस पे कितने उसमें उसको किराए पर दिया जा सकता है, उसको ये मानते हुए कि उसका किराया आपको प्राप्त हो रहा है, आपको कर चुकाने का दायित्व बनता है। तो ऐसी स्थिति में जल्दी आप एक से ज्यादा मकान है तो आप उनको स्वयं के निवास का मकान एक को ही बता पाएंगे, बाकी की छूट नहीं पाएंगे। और उसमें यदि आप विदेश में कोई व्यक्ति रहता है और उसका देश में मकान है, तो उस मकान के लिए भी वो कर देने का उसका दायित्व बनता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कोई विकलांग, अपने परिवार में कोई विकलांग व्यक्ति है, यदि वो विकलांग अपने ऊपर आश्रित है, हम उसके ऊपर खर्च करते हैं,
तो 1.5 लाख रुपए तक का उसका छूट है। एक्चुअल यदि आपने खर्च उसके ऑपरेशन पे या उसके मेंटेनेंस के लिए किया है, क्योंकि वो मानसिक या ऐसे शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, आपके ऊपर डिपेंड है, तो उसकी छूट भी आपको मिलती है। तो धारा 80 के अंतर्गत, धारा 80C दान के बारे में, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों ने एक दिन का वेतन सीएम के फंड में दिया, तो दान की राशि 80G के अंतर्गत कर मुक्त होती है। और 80G में भी 2-3 प्रकार हैं। उसमें कहीं कुछ दान ऐसे हैं जो कि ऐसे सूचित क्षेत्रों में है, तो वो 50, आपने 10,000 रुपए दिए हैं तो 5,000 की यानी 50% की छूट मिलेगी। और यदि दान किसी ऐसी संस्था को दिया है जिसको 100% छूट की है, तो आपको 10,000 की पूरी छूट मिल पाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रावधान आयकर में हैं। ये मुख्य है जो कि हम लोगों को प्रतिदिन काम में आते हैं। और मैंने आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया है कुछ, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अपना जो है वो मेरा जितने समय का उपयोग हुआ है, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। कुछ त्रुटियां, क्योंकि एक बार पुनः होशंगाबाद के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में मुझे इसका अवसर प्राप्त हुआ देने का, अपना वक्तव्य देने का। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद जी। आगे ली बहुत सर, आपने बहुत ही सहज तरीके से छात्रों को आयकर के जानकारी दी और व्यवहारिक पक्ष ने सभी लाभान्वित हो। आपकी जानकारी है वो विद्यार्थियों को भी लाभान्वित करेगी। इसके उपरांत प्रथम तकनीकी सत्र जो है वो नितिन मोड़ जी जो है छात्रों को संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में बताएंगे। परंतु उसके पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर तरुण कुमार मलिक जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर तरुण कुमार मलिक। प्रोफेसर डॉक्टर जोशी सर एंड प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सर, कन्वेनर डॉक्टर कल्पना भारद्वाज, मौर्य सर एंड मिस्टर राजीव एंड स्टूडेंट्स। It is our tradition of our college to give vote of thanks after every event. I would like to thank our principal sir for supporting us for this event. And now I would like to thank Dr. Anil Divani sir for inspiring our students by his valuable lecture, as he applies the taxation law to our students in a very live example. He also clarified the minute details of the taxation system, and by his saying about tax system, what is in actually in practice, what is of the tax system we are prevailing in India. I would like again and again thanks sir for your time and for your inspirational thought to our students. Thank you so much sir.